Hello guys, welcome to online classes. This is part second of our lecture series on Indus Valley civilization. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch part first before watching this video. So guys, let's start. देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोगों ने 80% अपना पार्ट कवर कर दिया है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। 80% हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। सो आज थोड़ा सा जो बचा है हम उसे कवर करते हैं। देखिए, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, नदी और उसके किनारे बसे कुछ स्थल। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता से कुछ स्थल प्राप्त हुए थे वो किस किस नदी के किनारे बसे थे, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वरना तो कंफ्यूजन हो जाता है, पर ट्रिक के जरिए आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, लोभी मोसी का हरा कंघा, चसी कर रमा ने ले लिया, रोसी को गुस्सा आया, बस से कुचल दिया। ठीक है, कुछ ये ट्रिक है, आपको ये याद करनी है, इजीली आप याद कर लोगे। इसके माध्यम से हम लोग आज नदी और उनके स्थल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्ड लिख लेता हूँ। ये वर्ड है जो आपका, जो हमारा वर्ड आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं स्थल का नाम। ठीक है, और वो किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जो जो हम वर्ड यूज करते जाएंगे उसे उस पर कुछ मार्क नहीं करेंगे, जो जो वर्ड यूज नहीं होगा उसे हम टिक करते जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाए। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा लोभी। तो हम लोग वर्ड के नीचे क्या लिखना है हमें, लोभी। ठीक है, तो लोभी से आपको निकालना है। देखिए, लोभी, ले से आपको लो से बनाना है लोथल। ठीक है, स्थल कौन सा हो गया, लोथल। ठीक है, अब भी आया तो नदी का नाम क्या है, भोगवा। ठीक है, तो लोभी से आपको पता लग जाएगा कि लोथल भोगवा, लोभी लोथल और भोगवा। सेकंड है आपका मोसी। ठीक है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है, बट इजीली याद करने के लिए बनानी पड़ी। ठीक है, मो से क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और नदी का नाम सिंधु। ठीक है, उसके बाद हरा। ठीक है से हड़प्पा, रावी। ठीक है, हड़प्पा किसके किनारे बसा है, रावी के। अब आता है हमारा कंघा, कंघा। ठीक है, तो कैसे जो है वो बनता है कालीबंगा, कालीबंगा, और घ से बनता है घग्गर। ठीक है, घग्गर नदी के पास है ये। ठीक है, अब आता है चसी। च से बनता है चनहुदड़ो, सा से फिर वही सिंधु। ठीक है, फिर आता है हमारा रमा, रे से रंगपुर, मैं से मादर। ठीक है, मादर नदी का नाम है। फिर आता है हमारा रोसी, रो फॉर रोपड़, ये रोपड़। ठीक है, और नदी सै से सतलज। ठीक है, फिर आता है हमारा बस, बनमाली, बनमाली बोल देते हैं, बनावली बोल देते हैं, बनवाली बोल देते हैं, मतलब इस टाइप का वर्ड है ये। और नदी का नाम है रंगोई। ये बस है, इसे रंगोई, वैसे इसका नाम सिकोई है। ये सिकोई की वजह से मैंने बस बनाया, तो सिकोई रंगोई आप याद कर लेना। ठीक है, बस से सिकोई या फिर रंगोई। वैसे मेन जो नाम है वो रंगोई है, तो कोई वर्ड नहीं था इसलिए मैंने, इसका नाम सिकोई भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप रंगोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए, वर्ड कौन कौन से यूज है, लोभी मोसी हो रही है, का कोई यूज नहीं है, हरा यूज हो रहा है, कंघा यूज हो रहा है, चसी यूज हो रहा है, कर का कोई यूज नहीं है, रमा यूज हो रहा है,
ने का कोई यूज नहीं, ले का कोई यूज नहीं है, लिया। फिर इसमें बस रोसी, और बस इसमें ये दो वर्ड यूज हो रहे हैं, रोसी हो रहा है बस। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये वर्ड का कोई यूज नहीं है, जिन जिन वर्ड का यूज है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया लोभी। सबसे पहले लोभी मोसी का हरा कंगा, तो लोभी ले फॉर लोथल और नदी का नाम भोगवा। मोसी मैं फॉर मोहनजोदड़ो, सै फॉर सिंधु सिंधु। ठीक है, हरा हड़प्पा रावी, कंगा कालीबंगा घग्गर, चसी चनहुदड़ो सिंधु, रमा रंगपुर मादर, रोसी रोपड़ सतलज, बस बनमाली सिंगोई। बस इसमें आपको याद रखना है रोसी में सतलज है, ये रोसी के साथ सतलज है, कभी आप सिंधु लगा दें। जो ये रोसी है, ये आप रोसी ना करके रोज कर लीजिए इसे, जिससे आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, रोज ही कर लीजिए, कोई सेंस तो नहीं निकल रहा पर आपको इजी पड़ेगा, भूलेंगे नहीं इसे। रोज कर लीजिए, रोज का सतलज हो जाएगा सै से, क्योंकि सी फोर सिंधु है और सै से सतलज है, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने याद कर लिया कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे। आप देखिए इसमें सारे नगर सिंधु नदी के पास नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता सबसे परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं माना जाता। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे ऐसे मेन मेन जो स्पेशल स्पेशल मतलब आपके जो है स्थल हैं, इनके हम उत्खनन करता, मतलब इसकी खोज किसने की थी और किस वर्ष की थी और ये कहाँ है, ऐसा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मेन मेन है। ठीक है, मेन मेन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आपको एक तो हड़प्पा का पता होना चाहिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो का पता होना चाहिए, आपको लोथल का पता होना चाहिए। ठीक है, रंगपुर होना चाहिए, एक रंगपुर है। ठीक है, बस यही है, और तो कोई ऐसा एक रोपड़ भी कर लीजिए। ठीक है, ये पांच हैं, ये मेन मेन है, तो आप इनके लिए ये भी याद कर लीजिए कि इनकी खोज किसने की। ठीक है, लोथल देखिए, लोथल किस नदी के पास है, भोगवा। जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। और जो इसका टाइमलाइन माना जाता है 1955 टू 62 माना जाता है, इसके बीच में इसकी खोज हुई। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, वही बंदरगाह जो मैंने आपको बताया था, लोथल बंदरगाह था, कालीबंगा लोथल। ठीक है, लोथल ये क्या है, हमारा बंदरगाह। ठीक है, मोहनजोदड़ो का आता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है, इसकी खोज की गई थी राखालदास बनर्जी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। राखालदास बनर्जी। और कब की गई थी, 1922 में। अब ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है आपका, जो पहले तो इंडिया में ही था पूरा, अब पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पाक में है ये। ठीक है, हड़प्पा आता है, हड़प्पा को मैंने बताया था सबसे पहला स्थल यही मिला था। तो जिसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की माना जाता है, जैसे जैसा माना जाता है उस हिसाब से इसे भी दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी, सन आपको बताया था 1921। ओके, कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको आता है रंगपुर, रंगपुर की रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, 1953-55 के करीब इसका टाइमलाइन माना जाता है। ठीक है, और कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, रोपड़ जो कि इसकी करी थी सतलज नदी के पास है, यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। ठीक है, इसका टाइमलाइन क्या माना जाता है, इसका टाइमलाइन भी 1953 टू 56 या 55 इतना ही, इसी के करीब माना जाता है। और रोपड़ कहाँ है आपका, पंजाब में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पे याद कर लीजिए। वैसे तो पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो से पूछ लिया जाता है, या फिर लोथल पूछ लिया जाता है, रंगपुर पूछ लिया जाता है, इनमें से ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिंपल सिंपल है, आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, रंगनाथ रंगपुर है, रंगनाथ राव है, तो रंगपुर रंग से रंग, रंग तो रंगनाथ से रंगपुर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, गुजरात में है रंगपुर, रोपड़ आपका पंजाब में है, और रोपड़ किसने किया, यगदत्त शर्मा। टाइमलाइन ना भी याद करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूछी नहीं गई है और नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो आप बस एक थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे रोपड़ का यगदत्त शर्मा, रंगपुर का रंगनाथ राव, हड़प्पा आपको याद किया दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का कर लीजिए राखालदास बनर्जी, और लोथल का रंगनाथ राव है। तो रंगपुर और लोथल का क्या होगा, दोनों का सेम हो गया, रंगनाथ राव रंगनाथ राव। ठीक है, ये लोथल गुजरात में है, बंदरगाह था। देखिए, आप ऐसा मान लीजिए कि गुजरात समुद्र के किनारे बसा है, तो वहां पर बंदरगाह रहा होगा, तो इसका मतलब लोथल गुजरात में है। ठीक है,
क्योंकि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है। तो लोथल की खोज किसने की? भोगवा नदी के पास है, रंगनाथ राव ने की है, जो गुजरात में है। ठीक है, तो इतना आप इसे आप कवर कर लीजिए, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब हमने अधिकतर पूरा कर ही दिया है अपना सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बात आती है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हम लोगों ने पढ़ लिया उद्भव कैसे हुआ होगा, इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या ये लोग करते थे, किस टाइप से अपने घर बनाते थे, कौन सा नगर कहाँ पे मिला, किस नदी के पास मिला, किसने इसकी खोज की, हमने ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। देखिए, पतन के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उस पतन के लिए रीजन क्या दोगे? बाढ़। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आपको रीजन सिर्फ बाढ़ ही देना है, क्योंकि बाढ़ ही माना जाता है, परफेक्ट रीजन बाढ़ ही माना जाता है। तो मतभेद है इसमें भी, पर लेकिन आपको जो एग्जाम में देना है वो बाढ़ देना है। ठीक, आंसर आपको क्या लगाना है? बाढ़ लगाना है। आप नोट कर लीजिए कि पतन का कारण आपको क्या देना है? बाढ़ देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या कारण थे। देखिए, बाढ़ से क्या माना जाता है कि जितने भी नगर इसके देखो आप मिल रहे हैं, इससे अलग भी कुछ नगर थे, पर ये मैंने मेन मेन आपको बताए हैं, वो सभी नदी के किनारे मिल रहे हैं। इसका मतलब नदी में बाढ़ आई होगी और इस सभ्यता का विनाश हो गया। पर लेकिन इस पर भी मतभेद क्या माना जाता है, इसके कुछ नगर ऐसे भी थे जो नदी के पास थे ही नहीं, तो उनका पतन कैसे हुआ होगा? तो यहाँ पर मतभेद बन जाता है। जैसे धोलावीरा है गुजरात में, वो किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, पर उसका भी तो अंत हुआ, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर था। तो इसलिए बाढ़ भी परफेक्ट रीजन नहीं है, पर लेकिन हम लोग 80% मानते हैं कि बाढ़ ही उसका परफेक्ट रीजन था। ठीक है, तो इस पर भी मतभेद रहे हैं। वैसे और इतिहासकार क्या मानते हैं? कोई आर्यों का आक्रमण इस पर मानता है, कोई जलवायु परिवर्तन, कोई महामारी। आर्यों का आक्रमण मानते हैं, बोलते हैं कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया और इस सभ्यता का विनाश कर दिया, क्योंकि ये लोग इतना लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब युद्ध टाइप का ये नहीं करते थे इतना। तो इसलिए बोला जाता है कि आर्यों का आक्रमण इन पर, आर्यों के आक्रमण के कारण इनका पतन हुआ। परंतु ये भी माना, आप देखिए, आप आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके बाद इनके जो कंकाल मिले हैं ना, उन कंकालों में ऐसा पाया गया है कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त थे। तो इस वजह से माना जाता है कि ये युद्ध के कारण नहीं मरे थे, ये किसी बीमारी के कारण मरे थे। हो सकता है डूबकर मरे हो, पर लेकिन माना जाता है कि जो इनके कंकालों से, कि इनकी जो कंकालों में कोई बीमारी पाई गई है, तो सभी कंकालों में पाई गई है, नहीं कि एक या दो में। तो माना जाता है कि शायद महामारी कोई फैली होगी, जिस वजह से ये लोग, इस सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन में ये बोला जाता है कि यहाँ के लोगों ने जंगल काटने स्टार्ट कर दिए थे, तो बहुत ज्यादा मतलब जलवायु में परिवर्तन हो गया, इस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। पर एक्चुअली मुझे नहीं लगता। देखिए, हाँ, उस टाइम के लोग जो इतने डेवलप थे लोग, वो लोग इतना जंगल काट रहे होंगे ऐसा कुछ लगता नहीं है। सो उस वजह से मुझे जलवायु परिवर्तन पर थोड़ा डाउट है। डाउट इतिहासकारों को भी है, लेकिन मुझे तो कोई बात नहीं, पर इतिहासकारों को भी पूरा डाउट है। तो हम लोगों को परफेक्ट रीजन क्या देना है? बाढ़ परफेक्ट रीजन देना है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, 5 से 10 क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उन्हें भी नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है गाइज, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, मैंने बताया था। व्यापार मेन था, कृषि भी करते थे, पर लेकिन जो मेन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? व्यापार। ठीक है, ये लोग व्यापार बहुत करते थे। ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन किया था? वो पता लगता है कि कपास का किया था। ठीक है, कपास का व्यापार भी यहाँ से होता था। ठीक है, तो किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम कर रहे थे, मतलब सबसे ज्यादा कर रहे थे, सॉरी, कपास का। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान थे वहां पर, जब इतने डेवलप्ड थे, ऑब्वियस सी बात है विद्वान रहे होंगे, योद्धा भी कुछ हद तक रहे ही होंगे, क्योंकि जो इनके किले पाए जाते थे वो ऐसे पाए जाते थे कि अपने, अगर युद्ध भी होता है तो पूरी तरह से सुरक्षित। तो इस वजह से माना जाता है कि योद्धा भी, कुछ योद्धा भी रहे होंगे। व्यापारी तो रहे होंगे जब उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार है। और देखिए, कोई भी सभ्यता हो तो उसमें श्रमिकों का होना तो आम सी बात है, श्रमिक तो रहे ही होंगे। तो हम लोगों ने 4 पार्ट डिवाइड कर लिया, आपको याद कर लेना है कि विद्वान, योद्धा, व्यापार, श्रमिक। इसी तरीके से याद करना है कि विद्वान, जब इतनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, तो इसका मतलब विद्वान तो रहे होंगे, योद्धा भी रहे होंगे। जैसे इनके में, मतलब इनके जो टीले, मतलब वो मिल रहे थे, दुर्ग मिल रहे थे, किले जो मिल रहे थे, कुछ ही किले मिले हैं, वो टीले टाइप में मिलते थे। एक पश्चिमी टीला बना लेते थे, एक पूर्वी टीला, तो पश्चिमी टीले पर इनके कुछ महल टाइप के पाए जाते थे। तो वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से युद्ध वुद्ध के उससे बनाए जाते थे, कि बाहर से अपनी सुरक्षित रखते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि योद्धा भी रहे होंगे, व्यापारी भी, ऑब्वियस सी बात है, जब
प्रमुख व्यवसाय व्यापार है, तो व्यापारी तो रहे होंगे और श्रमिक भी रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस आकार में है? त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल शेप में ये क्षेत्र है इनका। वो मैंने आपको बताया था कि इधर कहाँ तक फैला है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है। ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। लोहा के बारे में वहां लोहा का कोई अवशेष वहां से नहीं मिला है, तो माना जाता है कि वो लोहे को नहीं जानते थे। किस पशु के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए? तो वो पशु है शेर। ठीक है। नगरों के विन्यास हेतु अपनाई पद्धति कौन सी थी? ग्रिड पद्धति थी। बहुत अच्छी पद्धति थी ऐसा माना जाता है, अभी तक भी पता नहीं लगा पा रहे हैं इतिहासकार। ठीक है। तो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है कहां से? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है ये? गुजरात में है आपका। ठीक है। धोलावीरा गुजरात में है। ये किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा, मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है गाइस, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने कुछ टाइम बाद वीडियो डाली थी, वो कुछ इशू हो गया था, मैं नहीं बना पाया, पर अब हम लोग रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, बाय।